आपने पीएसएल का एंथम सुना तो नया आया अब तक? वाओ, जस्ट वाओ। उन्होंने बात कुछ और मनवानी होती है और कहा कुछ और जाता है। अगर नए स्पिनर्स में देखा जाए, सुफियान वकील एक बहुत अच्छे स्पिनर नजर आते हैं। मेरी जो सारा लिक्स का भी जो विजन था, दैट वाज ऑल अली जफर। जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, पहले हम उसको ट्रीट कर लें, फिर हम नए मंसूबे बनाएं। ईद की छुट्टियों के बाद ईदी वजीर आजम आज कौम से अहम खिताब करेंगे। बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान मुतवक्के। वजीर आजम की जानिब से आवाम को तोहफा देने के लिए ईद के पुरमुसरत मौके का इंतखाब काबिल तारीफ है। सदर आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम ने कोरोना का शिकार होने की तस्दीक कर दी। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। वजीर आजम ने भी फोन पर तबीयत दरियाफ्त की। सेहतयाबी के लिए कौम दुआ गो। न्यूजीलैंड में कौमी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस से मायूस फैंस ने पीएसएल पर नजरें जमा ली। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का नगमा रिलीज के साथ ही वायरल। पीएसएल का आगाज 11 अप्रैल से होगा। अप्रैल आया, साथ में शदीद गर्मी लाया। ईद पर गर्मी की लहर के साथ शहर कायद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। आज भी पारा 37 तक जाने का इम्कान। बारिशों की कमी के बायस पानी की किल्लत का भी खदशा। रवां साल मौसम कैसा रहेगा, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ लड़ने वालों को सलाम। अमरीकी यूनिवर्सिटी में फेलोशिप हासिल करने वाली पाकिस्तानी क्लाइमेट चैंपियंस आज दुनिया बोलने में बनेंगे हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं सोनिया सुंदर, आप देख रहे हैं दुनिया बोले और मेरे साथ मौजूद हैं जवाद कमाल। आपने बड़ी खबर तो जान ली है सोनिया, ईद गुजर चुकी है, बड़ा त्यौहार था तो गुजरा है, एक और त्यौहार पाकिस्तान में शुरू होने वाला है पीएसएल का। आपने पीएसएल का एंथम सुना तो नया आया अब तक? नहीं, मैंने नहीं सुना, लेकिन धूम बहुत है भाई। सुनाई ना, मुझे सुनवाइए ना। और जब से सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया उसके बाद से अब तक उसकी धूम मची है पूरे पाकिस्तान में। और वैसे भी एक हफ्ता ही तो बाकी रह गया है ना, एक हफ्ता ही बाकी रह गया, ऑलमोस्ट एक हफ्ता बाकी रह गया। तो सोशल मीडिया पे जो तराना छाया हुआ है उसमें मारूफ गुलकारों ने बड़ा पार्टिसिपेशन दिया है। इब्रारुल हक हैं, अली जफर हैं, नताशा बेग हैं, तलहा अंजुम हैं, इन सभी ने अपनी आवाज़ का जादू जताया है भाई। और पीएसएल के 10वें एडिशन का आगाज़ जो है ये 11 अप्रैल से होगा। वाओ, जस्ट वाओ। पूरे 12 मसाले थे और मेरे ख्याल से तो सारे मसाला हर तरह का तड़का डाल दिया। क्या कोरियोग्राफी है, क्या डायरेक्शन है। बस मैं दुआ गो हूँ कि टीम भी इतना ही अच्छा खेले जितना पीएसएल तो खैर हमारा अपना इवेंट है, इसमें तो हमारी अपनी टीम्स होती हैं, वो अच्छा ही खेलती हैं। टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस पर हम शो में आगे चलकर बात कर लेंगे। लेकिन जो ईदी की बात हो रही थी, ईद के बाद में कौम के लिए बड़ी खुशखबरी की बात हो रही थी, उस पर जरा कौम को बात एतमाद पे ले लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो एतमाद में लेंगे, हम आपको बता देते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से अहम खिताब करेंगे। उन्होंने कहा था कि ईद के बाद मैं बड़े फैसले करूंगा, कौम को ईदी दूंगा और सरप्राइज भी दूंगा। अच्छा, और हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी। शहबाज शरीफ अहम फैसले सुनाएंगे, ऐलान करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली की कीमतों में जो है ना वो कमी का ऐलान एक्सपेक्टेड है। ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है वैसे। और उसके अलावा शहबाज शरीफ ने कारोबारी बरादरी के तमाम नुमाइंदों को मुलाकात के लिए भी बुलाया है। इसके अलावा जो सेक्टर रिफॉर्म्स हैं उस पर भी वो एतमाद मिलेंगे। ज़रा ऐसा भी बता रहे हैं कि इजलास में एक्सपोर्ट और जो दीगर मुआशी इशूज़ हैं उन पर भी बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्के है। वज़ीर आज़म से मुलाकात करने वाले जो कारोबारी बरादरी के वफ़द है उसमें 336 बिजनेस टाइकून मौजूद होंगे। हाँ, वैसे वाकई ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर इस तरह का ये सरप्राइज़ देने जा रहे हैं। और ईद हुई है, ईद के बाद अगर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि भाई बिज़नेस भी रिफॉर्म हो रहे हैं और बहुत अच्छी बिजली की कीमतों में, आपको पता है ना बिजली का तो रोना हम सभी रोते रहते हैं, काफ़ी अरसे से ये बिजली को लेकर बातचीत चल रही थी। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं जब ये तो माशाल्लाह पे देखें हमारा जो मुल्क है वो कामयाबी की तरफ, तरक्की की तरफ गामजन होगा। और स्पेशली ताजिर बरादरी को जितना फोकस रखा है जब से ये हुकूमत बनी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ख़ास तौर पर अभी भी 336 बिजनेस टाइकून हैं जिनसे वो मुलाकात करेंगे, उनको एतमाद में लेंगे। और जो उड़ान पाकिस्तान प्रोजेक्ट था उसके बाद में किसी भी तरीके से ये हुकूमत चाहे वो बिजली का मामला हो, टैरिफ में कमी का मामला हो, इसके अलावा जो ताजिर बरादरी हैं उनके शिकवे शिकायत हों, उनको दूर करने के लिए
पीछे नहीं हटी है, मुसलसल कोशिश कर रही है कि इकोनॉमी जो मौशी क्राइसिस था पाकिस्तान में उससे बाहर निकाले पाकिस्तान। नहीं, ये तो खैर बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखते हैं कि अहम ऐलान कब होगा। आज एक्सपेक्टेड है मेरे ख्याल से। बिल्कुल जी, मेरे ख्याल से हमारे साथ इस वक्त एहतशामुल हक जो है वो मौजूद हैं, जो कि हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और हमारे साथ अक्सर बेशतर हमारे शो में शरीक होते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, गुज़िश्ता ईद मुबारक हो आपको। और सबसे एहतशामुल हक साहब जो हैं वो हमारे साथ हैं इस वक्त। सर, सबसे पहले तो ईद बहुत बहुत मुबारक हो आप। गुज़िश्ता ईद जो गुजरी है, ईद के बाद कौम के लिए ईद आने वाली है। बिजली की कीमतों में बड़ी ही कमी का ऐलान एक्सपेक्टेड है। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो सकेगी? देखिए जी, ऊपर नीचे 2-3 स्टेटमेंट आए और 2-3 दफ़ा देखा गया कि मौक़िफ़ को चेंज किया गया। आपको याद है वज़ीर आज़म 1 महीने से कह रहे हैं कि जी बहुत बड़ी खुशखबरी दी जाएगी और बड़ी अपना बिजली की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी की जाएगी। फिर ये पहले उससे पहले कहा गया जी पेट्रोल की कीमत उसको कम किया जाएगा, वो कम नहीं की गई, ऐसी बराए नाम चंद पैसों की हुई। उसको कहा गया कि जी वो इसकी बजाय असल रिलीफ आवाम को बिजली की कीमतों में दिया जाएगा। तो उस हवाले से सोचिए बहुत लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। कुछ शुरू हुआ था ये 9 रुपये कम से कम होगा पर यूनिट, इससे पहले कहा गया इसे 9 से ज़्यादा होगा। तो फाइनली बताया कि जी 2 रुपये फी यूनिट जो है ना, इसमें जो है ना वो मैक्सिमम कमी का ऐलान किया जा सकता है। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि ये IMF के साथ जो मामला तय किए गए थे उसके हवाले से ऐसा कोई ऐलान हुकूमत नहीं कर सकती और IMF से बातचीत करके ही किया जाएगा। फिर IMF का भी स्टेटमेंट बीच में आया, उन्होंने कहा जी जो हमसे तय हुआ तो वो वही तय हुआ था जो 50 पैसे वाली बात हुई थी, या 50 पैसे से 1 रुपया तक की। अब इससे ज़्यादा की बात हुकूमत कर रही है, तो अब हुकूमत ही जवाब देगी इसकी। तो बिल्कुल अच्छा आपने दुरुस्त फरमाया, IMF को तो लूप में लेकर के ही इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं। ये बताइए आप क्या समझते हैं, इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया है हुकूमत ने? क्योंकि जो सबसे बड़ी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हुकूमत में तो नहीं है लेकिन हुकूमत की इत्तेहादी ज़रूर है। उसका ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत बड़े बड़े फैसलों में हमें एतमाद में नहीं लेती है। ये काफ़ी दिनों से ये पॉइंट सामने आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी शिकवे शिकायत कर रहे हैं। ये शिकवे शिकायत दूर होंगे अब आप समझ रहे हैं? देखिए, जवाब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा जब से ये कोलिशन में आए हैं डिफरेंट तरीके से बदलता रहता है। उन्होंने बात कुछ और मनवानी होती है और कहा कुछ और जाता है। अभी आप देख लें पिछले दिनों इनके सारे मुतालबात मान लिए गए थे पीपल्स पार्टी के। इसमें बड़ा ये था कि जी जो फंड हैं हमें अपना PMLN के मुकाबले में हमें कम दिए जाते हैं, हमें दिए जाए, वो तय हो गया। फिर ये कि इन्होंने कहा था कि जी उधर अपना जनूबी पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है जहाँ पे होती है अफसरों की, हमें बताया जाए, हमारी सजेशन से की जाए। और फिर इत्तलात ये है कि मरीम नवाज़ ने इसको इनकार कर दिया था कि जी ये हम नहीं कर सकते, हम पहले हमारे पास स्पेस कम है तो अब ये कर लेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। फिर उन्होंने कहा कि जी हमें बाकायदा पॉलिटिकल स्पेस दी जाए, अगला इलेक्शन लड़ना है तो पंजाब में हमें हमारे साथ मामला तय किए जाए। इन सो मेनी वर्ड जवाब ये था कि जी वहाँ पे जो सीटें होती हैं वो उसमें से कुछ हमें दे दी जाए, तय की जाए। इस पर भी मरीम नवाज ने कहा ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा हमारे पास पहले ये PTI ने खासा ग्राउंड कवर कर लिया है, हम मुश्किल से यहाँ पे अपने आप को बचाएंगे, तो हम आपको क्या पॉलिटिकल स्पेस है। फिर खामोश हो गए। इवेंचुअली फिर कुछ तय हो गया चीज़ें और उसके बाद इनके बयानात आ गए जी कोई ऐसी बात नहीं है, मिल के चलेंगे। अब फिर ये दोबारा से कहना शुरू कर दिया उन्होंने। दोबारा से बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जी हमें तो बात भी नहीं जाता। मेरा ख्याल है आमतौर पे कहा जाता है ये सब कुछ अपना जिसको कहते हैं मौक़िफ़ बदलने का मतलब ये बिल्कुल एहतशाम साहब, ऐसे ये सियासी गठजोड़ और अप्स एंड डाउन से चलते रहते हैं। ज़रा मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि जो हमें गुड न्यूज़ देने वाले हैं शहबाज शरीफ साहब, और उसमें बिजली की कीमत में 6 से 8 रुपये फ़ी यूनिट कमी जो है वो ज़ेर गौर है। इस बात में कहाँ तक सदाकत है, और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होता है। और जो अहम फैसले होने वाले हैं कुछ उसके ऊपर भी कुछ आप बात करना चाहेंगे कि किस तरह के डिसीजंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं? देखिए, एक चीज़ तो सोनिया बड़े वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है कि जी सारा का सारा हुकूमत का मौक़िफ़ इस वक्त ये है कि जितनी जब से हुकूमत आई है महंगाई जो है ना वो कमी करने का उसका नाम नहीं किया गया। और ये कि क्या कहते हैं रमज़ान में सबसे ज़्यादा लोगों को लूटा गया। और दूसरी तरफ हुकूमत ये कहती रही है कि जी देखें पिछले साल के मुकाबले में अब
38% पहले महंगाई थी पिछले साल नवंबर दिसंबर में, अब वो आ गई 4% पे। तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ इस हद तक तो कहा जा सकता है कि जी शायद महंगाई के बढ़ने की रफ्तार उसमें शायद कमी आई हो, लेकिन वाकई जिसको आप कहते हैं कि चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं, तो वो बिल्कुल नहीं हुई। ये आपका भी तजर्बा है, मेरा भी, अभी भी चले जाए आप रमज़ान में खरीदो फरोख्त के लिए लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, लोगों की बड़ी शिकायत है। दूसरी तरफ ये सारा फोकस इस वक्त हुकूमत का ये है कि जी हमें पॉलिटिकली खासी मार पड़ रही है। बिल्कुल ऐसी है शाम साहब, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हुकूमत इकदाम करी है और गालिबन यही वजह है जो आज प्राइम मिनिस्टर ने 336 बिजनेस टाइकून हैं उनको एतमाद में लेने का फैसला किया, उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं। कितना बड़ा इनिशिएटिव है। देखिए ये अब जाहिर सी बात है, कर्से के बाद ये सब कुछ हो रहा है और एतमाद में लेने वाली बात तो सिर्फ यही है कि जी सिर्फ बातों की हद तक है, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जो है ना, आपने देखा वो अपनी बात मनवाने के लिए या कोई कंसीड करने के लिए तैयार ही नहीं होते कि जी कोई अपने अपनी फील्ड में जो कोई लोगों को रियायत दी जा सकती है वो कुछ कर दिया जाए। तो वो सिर्फ इस हद तक होता है कि जी ठीक है प्राइम मिनिस्टर के साथ बात होगी। असल में होता है उनका कि खुद अपने लिए वो मजीद कंसेशन चाह रहे होते हैं, वो जिस इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक होता है उसमें मजीद फायदे हासिल करना चाह रहे होते हैं। ये तो माजरत के साथ जवाब हमारा तो रवायत ही नहीं है कि आवाम को कोई रिलीफ देने के लिए बिजनेस कम्युनिटी आगे आएगी। ये तो बाहर की दुनिया में होता है। अभी भी देखें, अगले दिन आपने देखा होगा एक छोटी सी एक वीडियो आई थी कि आप सड़क के किनारे बरतानिया में एक बूढ़े मियां बीवी जो है ना, उन्होंने बहुत सारा सामान खाने पीने का रखा हुआ है। उन्होंने रमज़ान का हवाला किया, कहा जी आए हम आपको ये फ्री चीज़ें देते हैं और लोगों को फ्री उन्होंने बांटा उन्होंने सामान। हमारे यहाँ फ्री का तो कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है ना। वो तो है कि महंगाई रमज़ान आता है तो वो कहते हैं कि जी एक बेहतरीन जरिया कमाई करने का, मजीद से मजीद पैसा कमाया जाए। तो वो तो माजरत के साथ लोगों में इंस्टिंक्ट ही नहीं है इसको कुछ करने की। हाँ, किसी हद तक तो हो सकता है कि जी कोई बात मान ली जाए, लेकिन हमने यही देखा कि जो बिजनेसमैन है जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलते हैं बहुत सारे बातें कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा कुछ में नहीं होता। आईपीपीस के हवाले से देखने क्या हुआ, बिल्कुल ठीक है, किसी हद तक तो मुमकिन है, हुकूमत इक़दामात कर रही है, कोशिश कर रही है बिजनेस कम्युनिटी को भी एतमाद में लेने के लिए, और जो दावे हैं कि महंगाई कम की गई है, आम का रिलीफ जल्द अज जल्द पहुँचेगा। अच्छा, हम सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और ज़रा बात कर लेते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे एक रोज़ा मैच में शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है। बिल्कुल, लेकिन ये तमाम तर बल्लेबाजी जो है वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के काम नहीं आई है। हैमिल्टन में खेला गया था मैच, सीरीज़ के दूसरे मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन शदीद मुश्किलात का शिकार हुई। फ़हीम अशरफ और नसीम शाह थे जिन्होंने कौमी टीम को सहारा दिया था, लेकिन 211 से आगे उनकी भी मज़ाहमत नहीं बढ़ सकी थी। जो बड़ा इनफरादी स्कोर है वो रिकॉर्ड भी बनाया। मोहम्मद आमिर ने इससे पहले 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 58 रन स्कोर करके ये रिकॉर्ड बनाया था। तमाम उनकी तमाम तर कोशिशें पाकिस्तान को 84 रन की शिकस्त से न बचा सकी थी, और वाज़ेह रहे कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे एक रोज़ा मैच में 84 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम कर लिए। मोहम्मद आमिर की जो इनिंग थी उसमें उनके साथ सईद अजमल मौजूद थे। आमिर उनको समझाते भी रहे, लेकिन सईद अजमल के गलत शॉट की वजह से आमिर विनिंग शॉट खेलने से नाकाम रहे थे, बहुत करीब चले गए थे। लेकिन अभी जो कल का मैच हुआ था उसमें तो मंजिल बहुत दूर थी। 293 रन का हदफ था पाकिस्तानी टीम की जानिब से। फ़हीम अशरफ ने 73 और नसीम शाह ने 51 रन स्कोर किए थे। अफसोस के साथ इन दोनों के अलावा कोई बल्लेबाज, 7 बल्लेबाज सिर्फ डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके थे, काबिल कदर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। सैयद हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सैयद हैदर साहब, बहुत शुक्रिया शो में अपना कीमती वक्त देने के लिए। ये तो वही बात हो गई, न्यूजीलैंड से हम इतने मैचेस हार गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले न्यूजीलैंड से तो हारना शुरू हुए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी उनसे टकराव हुआ। उसके बाद में अभी ये जो सीरीज़ है हमने देखी T20 सीरीज़, फिर ODI शुरू हो गई है। अब एक और शिकस्त के बाद एक और शिकस्त का सामना था मुनीर मुझको, वही हो गया। क्या प्रॉब्लम आ गई है? टीम बिल्कुल ही जो है वो विनिंग ट्रैक पर नहीं आ पा रही है। बुनियादी चीज़ें जो हैं जब तक वो सही नहीं होंगी आप टीम की परफॉर्मेंस सही नहीं कर सकते। हमने हमेशा ये कहा है कि आपको रूट लेवल पे जो है आप जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि टेक्निक हमारे प्लेयर्स की जो है वो क्यों सही नहीं है। न्यूजीलैंड में यही हुआ है कि वहाँ पे चूँकि बाउंसी पिचेस हैं और हवा में भी स्विंग काफ़ी होती है, वहाँ पे बादल छाए रहते हैं, इसलिए बॉलर्स को, पेस बॉलर्स को मदद मिलती है। तो वहाँ पे हमारे जो बैट्समैन हैं वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं शॉर्ट पिच डिलीवरी से, और जिस तरीके से हमारा टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर फेल हो रहा है,
इसका मतलब ये कि बुनियादी तौर पर बहुत सारी गलतियां हैं। अब वो जो टैलेंटर्स ने स्कोर किया है, नसीम शाह ने और फिर फ़हीम अशरफ, उन्हें ऑलराउंडर कहा जाता है, हालांकि वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, वो ज़्यादातर बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ पे स्ट्रगल की और कुछ रन्स किए, और नसीम शाह ने भी किए। तो जब ये दोनों कर सकते थे तो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर क्यों नहीं कर सकता था? उसकी वजह ये है कि टॉप ऑर्डर जो है वो कंफ्यूज है, वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड है कि मुझे क्या करना है उसकी समझ में नहीं आ रहा है, जबकि टैलेंट्स जो हैं वो उनको एक हैदर साहब, ही टॉप ऑर्डर या बैटिंग तो चले हम एक तरफ रख लेते हैं, लेकिन जो बॉलिंग थी हमारी, जिस पर हमें बड़ा नाज था, कभी बल्कि अभी कुछ अर्से पहले तक ही था कि पाकिस्तान बॉलिंग लाइन में तो हमारे बॉलर्स का कोई सामना नहीं कर सकता, वो भी तो नाकाम नजर आ रहे हैं। शाहीन आफरीदी हो, हारिस रऊफ हो, ये शादाब खान को भी हमने दोबारा ट्राई कर लिया, नए बॉलर्स भी लेकर आ रहे हैं, वो भी कोई ऐसी तबाही नहीं मचा पा रहे। नहीं, देखिए बॉलर्स में भी वही प्रॉब्लम्स हैं। और फिर आकिब जावेद जो खुद बॉलर हैं, हेड कोच हैं, उन्होंने अभी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मेरे एक सवाल के जवाब में कहा था कि हमारी असल स्ट्रेंथ बॉलिंग है और हमें उसी से हमने मैच जीते हमेशा माजी में, और अभी भी हमें उसी पे जाना है। लेकिन मैं आज सवाल करता हूँ आकिब जावेद से, आपके वो 3 फास्ट बॉलर जिन पे आप बहुत ज़्यादा फख्र करते हैं, वो तीनों तो आप खिला ही नहीं रहे। शाहीन शाह को आपने फारिग कर दिया है वनडे की क्रिकेट से, नसीम शाह को कल आपने ड्रॉप किया, और फिर एक ही हारिस रऊफ हैं। तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन जो है वो बिल्कुल सेम एज ए बैटिंग लाइन है। अच्छा, 2 बॉलर्स हम नए लेकर आए, आकिफ जावेद हैं और जहादात खान हैं। तो आकिफ जावेद और दोनों उनकी बॉलिंग में इस वक्त डेप्थ नहीं है, यानी आपको जब आप बॉलिंग करते हैं तो आप पिच को पहले समझते हैं, कहाँ से बॉल मुझे बाउंस मिल रहा है, कहाँ पे स्पॉट्स हैं और कहाँ पे बैट्समैन जो है थोड़ा सा वीक है, फिर उसी जगह आप बॉलिंग करते हैं। कल के मैच हमने देखा आकिफ जावेद, उनके पास पेस भी थी लेकिन वो बैट्समैन को रीड नहीं कर पाए। बैट्समैन को रीड करना जरूरी है, ये चीज़ें बुनियादी चीज़ें होती हैं बॉलिंग के लिए। और माजी में जो बड़े बॉलर्स पाकिस्तान के रहे, वसीम अकरम, वकार यूनुस वगैरह, वो बैट्समैन को रीड करते थे। और उसके बाद तो आकिफ जावेद जो है एक अच्छे बॉलर बन सकते हैं अगर आपने सईद हैदर साहब, आपने बैट्समैन को रीड करने की बात की है, तो ये तो कल से अब तक सोशल मीडिया पर भी ज़ेरे बहस है और एक्सपर्ट भी इस पर बहस कर रहे हैं। सुफियान मुकीम ने, आपने देखा होगा, मैच के दौरान मिचेल सेंटनर को रीड कर लिया था अच्छे तरीके से और वो तकरीबन उन्हें आउट कर ही देते अगले ओवर में, लेकिन रिजवान ने उनको अटैक से ही हटा दिया। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। ये भी बड़ा एक सवालिया निशान है। और पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन जो है एक मिस्ट्री मैगजीन बन गई है। सुफियान मुकीम जो है वो बड़े अच्छे चाइना मैन है। चाइना मैन बॉलर जो होता है उसको हमेशा खेलना मुश्किल होता है, लेकिन आकिब जावेद ने उनको रेगुलर चांसेस नहीं दिए। कल जब उन्हें चांस दिया, हालांकि इससे पहले ऑकलैंड के विकेट पे अगर उनको चांस मिलता वो ज्यादा कामयाब होते। कल की पिच हैमिल्टन की ज्यादा फास्ट थी, ग्रीन थी, फिर भी उन्होंने अपनी अच्छी बॉलिंग की। तो इस वक्त हमें अगर नए स्पिनर्स में देखा जाए, सुफियान मुकीम एक बहुत अच्छे स्पिनर नजर आते हैं, लेकिन सुफियान मुकीम भी जब उनको मार पड़ती है तो फिर शॉर्ट पिच कर तेज गेंदें करने लगते हैं। उनको थोड़ा सा हौसला देने की जरूरत है। हैदर साहब, हमारी जो जितनी भी पिछले अभी तक मैचेस हुए हैं उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कोई ऐसी बहुत शानदार रही नहीं है। मतलब इतनी ख़राब परफॉर्मेंसेस रही हैं कि लोग बोलने पर मजबूर हो गए। सोशल मीडिया चला रहा है, सारे क्रिकेट एनालिस्ट जो हैं वो बात कर रहे थे उस हवाले से। अब शुरू होने वाला है PSL, तो सारी कौम की नज़रें ऑब्वियसली क्रिकेट लवर, तो हर कोई ये पाकिस्तान में क्रिकेट को तो लिटरली इस तरह से लिया जाता है ना जैसे पता नहीं क्या है, लिटरली पूजा जाता है। मतलब मैं सिर्फ इस तरह बता रही हूँ कि इस हद तक लोगों के दिल जो हैं वो क्रिकेट में जुड़े हुए हैं। तो जो सिलेक्टर्स हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनको भी ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो अब जो चीज़ें होनी जा रही हैं, तो अभी कुछ क्या प्रेडिक्शन है कि अब कुछ अच्छा खेलेंगे, अब कुछ अच्छी प्लानिंग के साथ ग्राउंड में उतरेंगे? अब ये मौसम के ऊपर या जो पिच थी वो गलत थी, हवा का रुख गलत था, या सारा जो दोष था वो मौसम को दे दिया जाएगा, या अब कुछ खेल के दिखाएंगे हम? देखिए, एक सादा सी बात है, सिंपल सी बात है। क्रिकेट जो है वो मौसम की तरह नहीं है कि बादल आ गए तो बारिश हो जाएगी। आपको अपनी टेक्निक में बेहतरी लानी पड़ेगी, आपको अपना बैटिंग या बॉलिंग जो भी है उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे बैट्समैन और बॉलर्स आज मेहनत नहीं करते हैं। मैं आपको मासी की बात बताऊं, सचिन तेंदुलकर अपने टॉप तक, उरूज तक, यानी जब तक वो रिटायर हुए, रोजाना 600 बॉलें बैटिंग करते थे। और हमारे बैट्समैन जो है वो मेहनत नहीं करते, वो सीधे जाते हैं और मैच खेलना शुरू कर देते हैं या थोड़ी बहुत नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि क्यों है ऐसा? क्या उनको नहीं पता कि उन्हें ग्राउंड में उतरना है? उन्हें नहीं पता, उन्हें तैयारी करनी है? और फिर जब पब्लिक आवाज उठाती है या एनालिस्ट बात करते हैं तो उन्हें बुरा भी बहुत लगता है। तो तैयारी क्यों नहीं करते भाई? देखिए, जब आपको चारों तरफ से पैसे मिल रहे होते हैं तो आप एक इजी फेज में आ जाते हैं।
एक रिलैक्स फेज में आ जाते हैं कि मुझे यहाँ से नहीं वहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ से ड्रॉप होंगे वहाँ से पैसे मिल जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में या दुनिया भर के क्रिकेट में क्रिकेटर्स खेलते नहीं है बल्कि पैसे कमाना चाहते हैं, सिर्फ उनका मकसद ये। भाई ये इतने ज्यादा इजी फेज में आ गए हैं कि हमारे आपने कल देखा नुकसान मैच है। के अंदर 18 वाइड बॉलें करा दी हमारे बॉलर्स ने। जी। इसका क्या, तो आकिब जावेद देखिए वाइट बॉल, खुद वाइट बॉलर बॉल है, सीधी सी बात है, आप अजहर फिटनेस महमूद बॉलर है, लेकिन आप देखिए 18 वाइड बॉल्स हो गई। जी, फिटनेस लेवल जब अच्छा नहीं होता है, वाइट बॉल सिर्फ नो बॉल और वाइट बॉल सिर्फ उसी वक्त होती है जब आपकी बॉडी जो है आपका साथ नहीं दे रही होती है और रन अप में कहीं प्रॉब्लम होती है। मुझे हैरत है, अजहर महमूद बॉलिंग कोच हैं, आकिब जावेद हैं, और उन्होंने अभी तक जो लोग वाइट बॉलर ज़्यादा कर रहे हैं उनका रन अप क्यों नहीं सही कराया। ये टेक्निकल बातें हैं क्रिकेट की जो क्रिकेटर समझ सकते हैं कि वाइड और नो उसी वक्त होती है जब आपका रन अप सही नहीं है और आपके एक्शन में थोड़ी सी कहीं पे गलती है। तो ये बुनियादी चीज़ें सही हो जाएं तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं होंगे क्योंकि अब चूंकि हम सीरीज हार गए, आखिरी मैच जैसे तैसे खेलेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीक से हम पीएसएल में आ जाएंगे। तो हैदर साहब अगर हमारी बुनियादी चीज़ें ही दुरुस्त नहीं होंगी तो वो चाहे पीसीएल हो, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो कोई और मैच हो, अगर जब हमारी बेसिक्स ही ठीक नहीं है हम कहाँ परफॉर्म कर सकेंगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर बेसिक गलत होंगी हम परफॉर्म कभी भी नहीं कर पाएंगे और दिन ब दिन क्रिकेट खराब होती चली जाएगी। चले आपको जैसे सोनिया ने कहा कि बेसिक, हम तो पीएसएल को ही आप समझते हैं हैदर साहब बेहतर, पीएसएल को ही हमारी मैनेजमेंट ने और जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने बेसिक बना लिया है। वैसे कभी माजी में तो ये बेस नहीं हुआ करती थी, तो अब पीएसएल शुरू होने जा रहा है, इसमें आप क्या समझते हैं, क्या बेहतरी होनी चाहिए जहाँ से हम कम से कम प्लेयर्स तो अच्छे प्लेयर्स तो सामने आ सकें? देखिए पीएसएल को अगर आईपीएल की तरह यूज किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। आईपीएल को ऐसे यूज किया गया कि उन्होंने कुछ प्लेयर्स को फोकस किया और उनको टारगेट दिए, यानी एक तो फ्रेंचाइज ने टारगेट दिया, दूसरी तो वहाँ की जो बोर्ड के सेलेक्टर थे इंडियन बोर्ड के, उन्होंने प्लेयर्स को टास्क दिया कि आपने इस लेवल पे जाके अपनी परफॉर्मेंस देनी है। अगर आप इस लेवल पे परफॉर्मेंस देंगे तो आप नेशनल टीम की तरफ आ सकते हैं। और उसी वजह से अब इंडिया की 3 टीमें बन गई हैं T20 में। पीएसएल क्योंकि T20 फॉर्मेट है, वहाँ पे क्रिकेट जो है वो बहुत ही एक फ्लो में खेली जाती है, वहाँ पे ज़्यादा बेसिक्स पे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर एक्चुअली हैदर साहब जो बात है, टीमें 3 है लेकिन कप्तान एक ही रखा हुआ है उन्होंने। हमारे यहाँ तो कप्तानी पे तजुर्बा ही खत्म नहीं होके दे रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ तो कप्तान पे क्या ओपनर्स चेंज हो जाते हैं हर मैच में। ओपनर चेंज समझ में नहीं आता ये कौन सी इंजरी है कि एक दिन होती है दूसरे दिन सही हो जाती है और फिर दूसरे दिन वो वाला इंजर्ड हो जाता है। यानी हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ चल रहे हैं हम। बहुत से जो बैटिंग ऑर्डर हैं हमारे चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पे वो हर मैच में चेंज हो जाते हैं। कभी ओपनर जो है 5वें हो जाते हैं, कभी 5वां बैट्समैन जो है ओपनर बन जाता है। तो ऐसी टीमें नहीं बना करती हैं। थोड़ा यकसुई के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। हैदर साहब आपने बात कप्तानी की हो रही है तो कहाँ आपने जो है वो लैग देखा या नेग्लिजेंस हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज देखी, पीएसएल के अंदर रिजवान की कप्तानी देखी और उसमें बहुत ज़्यादा बहस होती थी कि बेहतरीन कप्तानी करता है कम से कम बाबर से। तो अब ये अचानक से न्यूजीलैंड वाली सीरीज में क्या हो गया? ऐसे डिसीजन सामने आ रहे हैं कि बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है, ये सुफियान मुकीम वाला डिसीजन, फिर ओपनिंग डिसीजन हमने देखा, बैटिंग ऑर्डर से नहीं चला पा रहे। बहुत ही क्लियर हमें नजर आ रहा है कि रिजवान अकेले नहीं डिसीजन ले रहे हैं, बल्कि उनके साथ जो है आकिब जावेद वगैरह जो हैं वो उन पे इन्फ्लुएंस है। और जहाँ तक हमारी इतलात हैं, बल्कि यहाँ बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो यहाँ से इन्फ्लुएंस काफ़ी कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अच्छा, रिजवान जो है वो एक बड़े कंप्रोमाइज्ड आदमी है। क्रिकेट कंप्रोमाइज नेचर से नहीं खेली जाती है, माफ़ कीजिएगा। दुनिया में जितने बड़े कैप्टन हैं वो कभी कंप्रोमाइज नहीं हुए। वो किसी चीज़ का समझौता ये नहीं कहते चलिए जी ठीक है कोई बात नहीं, हार गए नेक्स्ट मैच जीत जाएंगे, नहीं। जितने बड़े दुनिया में कप्तान घुस रहे हैं वो कहते हैं ये मैच कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और बदाखलत जो हो रही है यहाँ पीसीबी से भी, फ्रेंचाइजी से भी, इसको बंद करना होगा किसी भी तरीके से टीम में। सईद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। कौमी टीम की बहुत ज़्यादा निशानदेही थी। बहरहाल अब पीएसएल शुरू होने वाला है, फोकस उस पर होना चाहिए और उम्मीद करेंगे कि वहाँ से कोई मज़ीद अच्छा खेलें, हम जीतें। पाकिस्तानी जो लोग हैं ना वो बहुत खुश होते हैं, बड़ा दिल से जो है ना मोहब्बत करते हैं हमारे क्रिकेटर्स को, इसलिए वो बड़ी जल्दी से डाउन भी हो जाते हैं इमोशनली। लेकिन खैर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जो है वो कोरोना का शिकार हो गए हैं। सदर जरदारी के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन ने भी तस्दीक कर दी है। आसिफ अली जरदारी कराची के निजी अस्पताल में इस वक्त ज़ेर इलाज हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोन किया है, उनकी खैरियत दरियाफ्त की है, सदर मुमलिकत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर, उनसे बात कर लेते हैं। काशान, क्या इत्तलात सामने आ रही है, कैसी तबीयत है आसिफ जरदारी साहब की? जी बिल्कुल, देखें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कराची के अस्पताल में
ज़ेर इलाज है। इनका कोरोना टेस्ट जो है वो कल मुस्बत आया था, जिसकी जानिब से वज़ीर आज़म की जानिब से भी कौम से सदर ममलिकत की सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील की गई थी, जबकि सदर की सेहत से मुताल्लिक इज़हार तशवीश करते हुए वज़ीर आज़म ने इनकी जल्द सेहतियाबी की दुआ भी की गई है। और दूसरी जानिब सदर के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर सदर की मुलाकातों पर पाबंदी भी लगा दी गई है, जबकि इन्हें मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन में रखा जा रहा है। डॉक्टर आसिम के मुताबिक आसिफ अली जरदारी इन्फेक्शन डिजीज के माहिरीन जो है उनके ज़ेर इलाज है, इनके लिए कई टेस्ट किए गए और मुकम्मल मॉनिटरिंग जो है वो सदर जरदारी की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब इनके सीनियर सूबाई वजीर जो है वजीर इत्तलाह शकील मेमन ने सदर जरदारी को दुबई मुंतकिल करने वाली खबरें जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वायरल थी उनकी मुकम्मल तौर पर तरदीद भी करी है, जबकि उनकी जानिब से कहा गया है कि 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बढ़ती के जलसे में सदर जरदारी जो है वो शिरकत नहीं करेंगे। बढ़ती की तकरीब से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो खिताब करेंगे। दूसरी जानिब मुख्तलिफ जो वज़रा है उनकी जानिब से भी सदर जरदारी की सेहतियाबी के लिए दुआओं की अपील की गई है, गवर्नर सिंह की जानिब से भी की गई है, जबकि गवर्नर सिंह ने गुज़िश्ता गुलदस्ता भी इस्पताल भिजवाया था, जबकि स्पीकर पंजाब असेंबली जो उनकी जानिब से भी दुआएं की जा रही हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया काशान, डिटेल से हमें आगाह करने के लिए। आसिफ जरदारी की मुकम्मल तौर पर निगरानी की जा रही है, इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में उन्हें रखा गया है और जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं भी की सब उनके लिए दुआ को हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हमको अब आगे बढ़ाते हैं। मेलोडी क्वीन नाज़िया हसन की आज 60वीं सालगिरह है। पॉप म्यूज़िक की मलिका ने बेमिसाल गायकी की बदौलत लाखों दिलों पर राज किया। फ़नी खदमात पर इन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत कई अवार्ड से भी नवाजा गया। क्या खूबसूरत गाने थे और आज भी ये इतने खूबसूरत लगते हैं, आप जब भी इन्हें सुने दिल को छू जाते हैं। बल्कि पड़ोसी ममालिक तो अक्सर इनके गानों को लेके रिमिक्स करके अपना बना देते हैं। और जब ये हयात थी तब भी इनको बुलवा लिया जाता था। बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसा ही है। तो भाई वाह भाई क्या ज़बरदस्ती। अब यहाँ वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। पीएसएल का सिर्फ एक ही हफ्ता बाकी रह गया है और ऐसे में पाकिस्तानी जो है वो बहुत ही इंथुजियास्टिक हैं और पाकिस्तान के सुपर लीग सीजन 10 का ऑफिशियल तराना यानी कि सॉन्ग जो है वो रिलीज कर दिया गया है। नताशा बेग साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नताशा, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। भाई आपने क्या गजब ढा दिया है सॉन्ग में, हम तो बस आप ही को देखते रह गए। क्या आपकी लुक है भाई, जबरदस्त। कैसा फील कर रही है ये इस ऐसे आइकॉनिक सॉन्ग का पार्ट बनने में? आई एम लाइक क्या बोलूं मैं, कैसा फील कर रही हूँ? बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ। मैं लफ्ज़ ढूंढ रही हूँ एक्चुअली कि मैं अपनी फीलिंग्स बता सकूँ, बट आई एम आउट ऑफ वर्ड्स। और ये तो पीएसएल एक वो हमारे मुल्क का वो चैप्टर है जो आई थिंक एवरी ईयर जो है वो इट गेट्स ग्रैंडर, वो ग्रैंड होते जाता है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई स्टिल कैन नॉट बिलीव दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस अमंग सच लेजेंडरी आर्टिस्ट। तो या वेरी हैप्पी। अच्छा नताशा, इसमें आपकी लुक बड़ी डिफरेंट सी, एक रगड सी कंटेम्प्रेरी सी लुक है, तो आपने खुद ऐसा सोचा था कि इस लुक के साथ में आऊं? नहीं, मैंने कुछ खुद से नहीं सोचा था। ये मेरी जो सारा लुक्स का भी जो विजन था दैट वाज ऑल अली जफर। उनके दिमाग में था कि बस मुझे इस गाने में नताशा चाहिए और वो कैसे चाहिए और वो कैसी दिखनी चाहिए, वो सब उनका आइडिया था। मेरा बस काम था सिर्फ वोकल देना और परफॉर्म करना। एंड मुझे हुआ कि आई शुड ट्रस्ट हिम बिकॉज वो खुद जो है मेरे हिसाब से मुझे लगता है उनकी जो स्टाइलिंग होती है वो एज अ फैशनिस्टा मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे उनकी वो जो अपनी लुक्स बनाते हैं तो मैं बड़ा इंस्पायर होती हूँ उसमें, कहती हूँ यार बड़ा अच्छे लगते हैं उनको। अच्छा ये तो आपने बताया कि आप रहती थी, दोस्तों ने भी कहा, इसको ऑफिशियली तौर पर पीएसएल एंथम में इस लुक को रखने के लिए मशवरा आपको किसने दिया? सॉरी, आप मुझे वापस क्वेश्चन पूछेंगे? मैंने कहा आप अभी बता रही थी कि आप नॉर्मली इसी तरह रहती हैं, फ्रेंड्स वगैरह भी यही कहते हैं कि लोग अच्छा लगता है। इसको ऑफिशियल आपको मशवरा किसने दिया कि पीएसएल एंथम में भी आप इसी गेटअप के साथ आए? ये ऑफिशियल मुझे ऑफिशियल क्या, आपकी आवाज़ कम आ रही है। अच्छा मेरे जो को होस्ट हैं जवाब, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आपके फ्रेंड्स वगैरह आपसे कहते थे कि आप इसी लुक में बड़ी अच्छी नज़र आ रही हैं, आप इस लुक को बड़े अच्छे से कैरी करती हैं, तो आपको किसने एडवाइस किया कि इसी लुक को आप इस सॉन्ग में भी कैरी करें, इस कंटेम्प्रेरी लुक को? कंटेम्प्रेरी मैं कह रही हूँ, इट वाज ऑल अली जफर। अली जफर नहीं तो हाँ, उसके पीछे कोई कहानी?
तो नताशा, इसके पीछे कोई कहानी तो होगी ना? उन्होंने कहा होगा कि भाई नताशा तुम्हारी लुक तो ऑलरेडी इतनी परफेक्ट है, इसी को कैरी करो, कुछ तो पीछे से कोई स्टोरी तो होगी ना? एक्चुअली मुझे कहा कि मुझे जहाँ तक याद है जब ये की बात हो रही थी स्टाइलिंग की, तो उन्होंने कहा था कि नताशा मेरे दिमाग में तुम्हारे फीचर्स को लेके एक सर्टेन लुक्स हैं जो मैं करना चाहता हूँ अचीव वीडियो के थ्रू। तो बस पता नहीं वो मेरे फीचर्स की वजह से शायद उनको हुआ कि यू कैन प्ले अराउंड विद दीज लुक्स। तो वो बात उन्होंने फिर जो है वो स्टाइलिस्ट को समझाई और स्टाइलिस्ट ने उसको जो है वो फिर मतलब उसको पूरा किया। तो हाँ, बस यही उन्होंने मुझे कहा था, क्या आगे मुझे नहीं पता। अच्छा, इतना जबरदस्त। लेकिन ये है कि मैं खुद भी जो हूँ वो एक्सपेरिमेंट पसंद करती हूँ, तो मैं तो तैयार थी, मतलब मैंने एक बार में ही सोचा और उन्होंने बोला डन है। अच्छा, आप चाह भी रही थी कि आप इसी लुक के साथ अपीयर हो? आई डेंट माइंड, मैं कोई लुक माइंड नहीं करती क्योंकि मुझे अच्छा लगता है एक्सपेरिमेंट करना हर लिहाज से। मुझे अगर आप नॉर्मल लाइफ में भी देखेंगे ना तो हर महीने मेरे बालों का स्टाइल आपको डिफरेंट मिलेगा, बालों का कलर डिफरेंट मिलेगा। इस सॉन्ग में इतना जबरदस्त सॉन्ग है जो सामने आया है, इसको पूरी जो तैयारी रही इसमें कितना वक्त लगा? इसकी तैयारी जो है ये शुरू हुआ था आई थिंक, मतलब मुझे लगता है कि ये मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि कब शुरू हुआ था, लेकिन इसको 10-12 दिन में ये सब हुआ है। गाना तो शायद कब से बन रहा, मतलब मुझे नहीं पता कब से बन रहा था। जब मेरी एंट्री हुई तो वो 10-12 दिन वाले टाइम पे हुई थी कि मैं गई हूँ, मैंने गाना सुना है, मैंने वोकल्स किए हैं और बस उसके 2 दिन बाद जो है वो वीडियो शूट हुई है और वीडियो शूट भी 2 दिन की चली है और वो बहुत ही एक्सट्रीम बोलते ना कि एक तो रमजान में शूट करना, तो पूरी टीम का वहाँ होना और मतलब फिर टैलेंट का वहाँ होना और ये सब जो हुआ है मेरे ख्याल से 10-12 दिन के गैप में हुआ है और फिर बिल्कुल मतलब रिलीज करीब था, ईद करीब थी। तो हाँ, इस तरह शूट हुआ है। नहीं, एंड एब्सोल्युटली नो डाउट, इतना ज़बरदस्त वो पिक्चराइज हुआ है, क्या डायरेक्शन, आप सभी के लुक्स, आप सभी की आवाज़ें आउटस्टैंडिंग, आई मस्ट से दैट। वैसे नताशा, कैसा लगता है कि अगर मैं थोड़ी सी क्रिकेट टीम के हवाले से बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट टीम हमारी पिछले से लाइक यू नो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अनफॉर्चुनेटली नहीं दे पा रही। सो आपके माइंड में भी यही होगा कि भाई इतना अच्छा मैंने गाना तो बना दिया, परफॉर्मेंस भी अच्छी दे दें, कुछ आया इस तरह से माइंड में? बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि पता नहीं, अब अल्लाह बेहतर जानते हैं कि अंदर उनके खिलाड़ियों के आपस में क्या मतलब उनका क्या चल रहा है, क्या मेंटल स्टेट चल रहा है, पता नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ कि ठीक है, एज अ अवाम मैं भी मानती हूँ कि जब भी हारते तो गुस्सा बहुत आता है, लेकिन फिर ऑब्वियसली हमें उनकी भी नजरिए से सोचना चाहिए कि एक प्लेयर होना भी जो है वो आसान काम नहीं है और वो भी पाकिस्तान टीम का प्लेयर होना। तो आई एम श्योर वो भी कोई एक स्ट्रगल होगी, कोई तो मेंटल स्ट्रगल होगी और कभी कभार आपका नहीं होता दिन। तो यही वाला चीज है, शायद आपका हमारा अच्छा टाइम नहीं चल रहा है लेकिन अच्छा टाइम वापस तो आएगा ना, वापस आएगा। टाइम है। बिल्कुल ठीक है। नताशा, ये बताइए कि जो PSL का एंथम है इसको लेकर पिछले कई सालों से कुछ थोड़ी बहुत तनकीद होती थी, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी। इस बार तो आते के साथ ही आप लोग छा गए हैं, कहीं से किसी किस्म की कोई नेगेटिव रिमार्क्स या कमेंट देखने में नहीं आ रहे हैं। तो ये डिस्कशन हुई आप लोगों की जिस दौरान सॉन्ग पे काम हो रहा था? जब ये सॉन्ग पे काम हो रहा था कि मुझे लगता है कि PSL सॉन्ग भी ना लोगों के लिए इतना अपना है ना, हमारी आवाम के लिए, तो वो इसीलिए शायद बहुत ज्यादा इमोशनल होकर सोचते हैं। और हर साल मैं तो कहती हूँ कि चाहे वो जितना भी तनकीद हो वो चलता इतना है कि फिर हर साल यही होता है कि पिछले साल वाला अच्छा था, पिछले साल वाला अच्छा था। लेकिन इस साल भी जब ये गाना आने वाला था तो हाँ, मुझे मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा था कि देखो इस तरह की चीजें होती हैं, बट सोचना मत ज्यादा, मतलब तुम अपने काम को पूरा करो, मतलब टेंशन मत लेना। लेकिन जहाँ तक मैं अभी भी देख रही हूँ तो इट्स लाइक मैं कहती हूँ कि हमारी आवाम जो है ना, उनको एक चीज से वो इतना अटैच है कि उनको ऐसा लग रहा होता है कि वो इस पर ज्यादा बोल सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो अगर इस साल मैंने तो इतना ज्यादा अभी तक गौर नहीं किया है कमेंट्स में, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि अच्छा रिस्पांस आ रहा है तो आई एम ग्लैड। और वाकई नताशा, वाकई बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, पूरे सोशल मीडिया पे आप लोगों के इस एंथम के चर्चे हैं लिटरली। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी जब ये इसकी इफ्तिताही तकरीब होगी तो क्या आप लोगों का प्लान है, आप लोग ग्राउंड में उतर के आप लोग इसको परफॉर्म करने वाले हैं? इंशाल्लाह अभी तक तो ये खबर आई है कि ओपनिंग में हम होंगे, तो आई एम श्योर होंगे, क्योंकि जब भी PSL का गाना आता है तो फिर ओपनिंग में उसका गाना चलता है और वो सारे आर्टिस्ट होते हैं वहाँ पे, तो इंशाल्लाह यू विल बी एक्सपेक्टिंग दैट। अच्छा, आप किस टीम को PSL में सपोर्ट कर रही हैं? मैं ज़ल्मी को सपोर्ट करती हूँ क्योंकि
आई लव द होल पैकेज जो लेकर आते हैं ना एज अ ज़ल्मी जब आते हैं, आई जस्ट लव दैट थिंग, तो आई सपोर्ट ज़ल्मी। वैसे तो सारी टीमें ही अच्छी हैं अपनी। और आपका अपना फेवरेट प्लेयर कौन है? काफी है, बाबर आजम बोलूंगी तो बहुत टिपिकल हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान की जान है वो। बाबर आजम इज ऑल्सो, बाबर आजम अच्छे हैं और इवन नसीम शाह इज गुड, लॉर्ड अभी टॉप ऑफ माय माइंड ये दोनों आ रहे हैं। फाइनल में ज़ल्मी के साथ किस और टीम को आप देखना चाह रही हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड। चलें, अच्छी बात है नताशा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे भी बहुत अच्छा लगा, इस एंथम को सुन के बहुत अच्छा लगा, देख के बहुत मज़ा आ रहा है। और यकीन करिए मैं तो सोच रही हूँ यार, मतलब मुझे तो लग रहा है किसी मूवी, एंथम नहीं लग रहा है मुझे, किसी मूवी का सॉन्ग लग रहा है लिटरली, है ना। और मूवी की आप बात कर रही हैं तो एक शाहकार और आने वाला है जिसका इंतजार था। पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान 9 साल बाद हॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं। बिल्कुल, और उनकी जो मूवी है उसका नाम है उबैर गुलाल, उसका जो फाइनल टीजर है वो भी जारी कर दिया गया है, जिसमें उनके साथ साथ इंडियन अदाकारा जो हैं वो वानी कपूर जलवागर होंगी। फवाद खान की मूवी और अच्छी ना हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो हाँ बिल्कुल, उन्होंने और माशाल्लाह जितनी अच्छी वो एक्टिंग करते हैं उतना अच्छा वो गाते भी हैं। चलें, ये बातें तो होती रहेंगी। वक्त है चिड़ से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो है ना वो भी ज़बरदस्त सी स्टोरीज आपका इंतजार कर रही हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे जो बड़ा मसला है आजकल के दौर में, उस पर अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पानी एक नेमत है और उसकी हिफाजत भी हमें खुद ही करनी है। और आपको ये बताते चलें कि कुछ वक्त कबल कराची के तलबा थे, उसके ग्रुप ने पानी के मयार और आबो हवा को बेहतर बनाने के लिए काविशें की थी। उनको आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा सराहा भी गया था। तलबा के वफ्द को जो वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उन्होंने फेलोशिप प्रोग्राम में शिरकत का मौका फराहम किया था, जिसमें उन्होंने ग्रीन एंटरप्रेन्योर और वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी गई है। पाकिस्तानी समंदर को आलूदगी से बचाने का जो ये मिशन था उस पर ये काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। पाकिस्तानी क्लाइमेट चैंपियंस की जो टीम लीडर है नाज़िश आबरू आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िश, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये इतना ज़बरदस्त एक काम है, मुझे तो अच्छा जो सबसे ज़्यादा लगता है वो है कि यूथ माशाल्लाह इस तरह से आगे आ रही है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को बताएँ कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट था, आपको कैसे फेलोशिप मिली? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। देखिए, स्टूडेंट सोसाइटी ऑफ क्लाइमेट चेंज जिसको अभी बियॉन्ड द क्लासरूम अभी मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये जनूबी एशिया के लिए एक प्रोग्राम था जिसमें सारे ममालिक जैसे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब ने शिरकत की। फिर हम जितने भी तलबा थे, हमने IB यूनिवर्सिटी से अपना एक आइडिया तजावीज़ दिया जो सिलेक्ट हो गया। लकीली हमने 1000 स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट किया और पाकिस्तान में हम फ़ाते करार पाए। हमारा जो प्रोजेक्ट आइडिया है वो बेसिकली फ्लोटिंग वेटलैंड्स है, यानी एक्वेटिक प्लांट्स के थ्रू हम वाटर प्योरिफिकेशन करना चाहते हैं। और उसके लिए हमने एक बांस का साँचा बनाया और अपना एक प्रोटोटाइप तैयार किया। इसलिए हमने बांस का साँचा बनाया क्योंकि आपको पता होगा कि कराची का पानी जो है वो बहता हुआ पानी है और 472 मिलियन जो पानी है वो हर दिन ज़ाया हो रहा है और अनट्रीटेड समंदर में जा रहा है। बांस ही क्यों ज़हन में आया? बांस जो है वो इको फ्रेंडली है और बांस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से होल्ड भी कर सकता है। अगर हम कोई और चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे माहौल को आलूदा करेगा। तो बेसिकली ये एक वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है जिसको मेंटेन करते ही रहना है। तो ये आइडिया आया किस तरीके से आपके जहन में? क्या जब सर्कल था आपका, फ्रेंड सर्कल बैठा, उसमें क्या ऐसा डिस्कस हुआ होगा ना, कुछ डिस्कस हुआ होगा? सबसे पहले तो हमने अपनी टीम बनाई IBA से, तो हमने सोचा कि हम हमेशा से ही नेचर बेस्ड सोल्यूशन का इंतखाब करेंगे। अगर हम टेक्नोलॉजी को बीच में लिया है, कोई ऐसी चीज़ को बीच में लिया है तो कोई और ले पर्सन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो हमने सोचा कि पौधे जो हैं वैसे भी हमारे माहौल को साफ़ करते हैं, तो फाइटो रिमीडिएशन एंड राइजो फिल्ट्रेशन एक रिसर्च है। और फिर हमें आगा खान से डॉक्टर फौजिया परवीन एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो हमें सुपरवाइज़ कर रही थी। तो उनकी गाइडेंस के थ्रू हमने इस पर पूरी रिसर्च की, हमने इस पर पढ़ाई की, हमने अपने प्लांट्स को कंटेनर में मॉनिटर किया और देखा कि ये कितने एफिशिएंट हैं। अब जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो 95% तक हैवी मेटल को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। और कराची एक अर्बन सिटी है, आप देख सकते हैं वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कितने हद तक हैवी मेटल्स जो हैं वो डब किए जाते हैं। तो अगर हम और ये सारा पानी समंदर में जाता है। बिल्कुल, और वहाँ की मैरीन हैबिटेट जो है
वो अच्छा, मुतासिर। जो सबसे अहम बात है रोनी की वो ये कि पौधों के जरिए आप कह रही हैं कि आप पानी को करेंगे, कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसी पौधों के थ्रू ही आप पानी को साफ करके फिर आगे से, या अगर समंदर में जाता है तो जाने दें, ये तो हम उसको ड्रेन करके यूज़ भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप चाहें तो आप उसको पानी को कैन में जमा करवा लें। अगर देखें ना हमारे लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है, अगर हर कोई अपने लिए एक आर्टिफिशियल लेक बना ले या अपने लिए उसको रिजर्व कर ले तो वो कर सकता है। वैसे बायोलॉजिकल सोल्यूशन भी एक बहुत अच्छा मतलब तरीका है कि आप कार्बन फिल्टर्स लगा के बायो डिफ्यूजर्स दें और ऑक्सीजन दे के पानी को साफ करें। वो दोनों पैरेलल चलते हैं क्योंकि वो COD और BOD के खिलाफ बहुत अच्छी तरह रिएक्ट कर रहा है। बट जो फाइटो रिमीडिएशन है, जैसे कि मैं बदीन से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो वहाँ पे आप देखेंगे ना तो पॉन्ड में नेचुरली ये तरीका नेचुरलाइज्ड है, तो वहाँ पे आप देखेंगे आबो हवा में भी बहुत अच्छा असर आता है। एंड आउटडोर एंथुजियास्टिक्स भी बहुत उनको तो ऑब्वियसली प्लांट्स के थ्रू आप लोग प्ले अराउंड कर रहे हैं। मुझे दो बातें जाननी है, एक तो ये कि माशाल्लाह इतना खूबसूरत, इतना ग्रैंड प्रोजेक्ट, क्योंकि वो खूबसूरत देखने में भी लग रहा है, हम स्क्रीन पर अभी देख रहे थे कि वो रखा हुआ भी बड़ा प्यारा लग रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर आपके इस प्रोजेक्ट को कितनी पजीराई मिली, और दूसरा मैं जानना चाहूँगी कि ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि हमें नहीं दिखाई दिया कि कोई बहुत महंगी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया हो, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा, मतलब कि हर कोई अपनी मदद आपके तहत जैसे आपने कहा कि लगा सकता है। जी बिल्कुल। ड्यूरिंग माई फेलोशिप एट यूनिवर्सिटी ऑफ वैंडरबिल्ट मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर क्रिस विनाक्स का, जो Peabody के डायरेक्टर हैं। उन्होंने हमें वेलकम किया, उन्होंने हमें हमारे आइडिया को और सराहाया, हमें ग्रीन एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया। उसके अलावा फॉर्मर US प्रेसिडेंट मिस्टर एल गॉर के कैनी फॉक फार्म्स पे भी हम गए थे, जहाँ पे उन्होंने हमें रीजनरेटिव फार्मिंग के बारे में बताया था और भी इको फ्रेंडली तरीके जैसे टनल फार्मिंग है। तो मैंने उन्हें बताया कि हमारे पाकिस्तान में भी टनल फार्मिंग होती है, तो वो बहुत खुश हो रहे थे। हमारे आइडिया को हमें बता रहे थे कि आप कैसे इसको फर्दर डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा वाशिंगटन DC में हम ओपन हैंड्स इनिशिएटिव के हेड से मिले थे, मिस्टर जे सिंडर, उन्होंने भी हमें बहुत ज़्यादा सराहाया काफ़ी, क्योंकि देखें ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारे माहौल को साफ़ कर रहा है। तो मैं बहुत खुश हुई कि क्लाइमेट चेंज को इंटरनेशनल लेवल पे, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू US कॉन्सुलेट कराची कि उन्होंने हमें फ़ंड किया, और सारे जैसे कि आप देखें 28 मेंबर को वो अमेरिका लेकर गए और 10 डे फेलोशिप में उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, इंटरनेशनली तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी आप समझती हैं हुकूमत की तरफ से उस तरह का रिस्पांस मिला, या चाहती हैं कि मिले जिस तरह इंटरनेशनली मिल रहा है? जी मैंने भी लेटर लिखा था खातून अव्वल को, आसिफा भुट्टो जरदारी को। उन्होंने मुझे बहुत ही प्रॉम्प्टली रिस्पांस दिया, जिसकी वजह से मैं मेयर ऑफ कराची से भी मिली थी। उन्होंने भी मेरे आइडिया को बहुत हद तक सराहाया था और उन्होंने कहा कि आप इस पर फर्दर वर्किंग करें, इंशाल्लाह हम आपको भी सपोर्ट करेंगे इस चीज़ में। अभी रिसेंटली मैंने अपनी ओन ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है, पाक धारा प्राइवेट लिमिटेड, और मेरे साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बहुत सारे क्लाइमेट इंजीनियर्स की जो मेरे साथ मुझे फर्दर इसमें गाइड करना चाहते हैं, और हम कराची के लिए एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जिसमें हम हॉलिस्टिक व्यू में इस मसले को देखेंगे। ना सिर्फ हम पानी को साफ कर रहे हैं, हम एयर पोल्यूशन को भी देखेंगे, नॉइज पोल्यूशन को भी देखेंगे, और जितना हद हो सके हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करेंगे। नाज़िश, आप ओवरऑल चीज़ों को देखेंगे, उससे सिर्फ यही नहीं कि पानी, मतलब उससे आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि बाहर इंटरनेशनल लेवल पे तो आप लोगों को बहुत पजीराई मिली, सबने सराहा, आपने भी हमें बताया। अब पाकिस्तान आके इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हो चुका है या होने वाला है, या जो हुआ हुआ है उसी को मजीद स्प्रेड करने का इरादा है? बिल्कुल, अभी जो काम है वो बहुत लार्ज स्केल पे हम कर रहे हैं। बेसिकली अभी मैं रिवील नहीं कर सकती कि अभी हम अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, उसकी वाटर टेस्टिंग भी हो चुकी है। अब उस पर हम अपना सिलेक्टिव ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब देखिए, अब जो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि ये एक आइडिया था, किस तरीके से लोग मुझे इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि अब ये मेरा आइडिया है और मैं ही इस पर करूँ। मैं बहुत थैंकफुल हूँ पाकिस्तान की आवाम का, और जो क्लाइमेट इंजीनियर्स मुझे अभी इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम सक्सेस स्टोरीज़ के साथ आएंगे कि हमने इतने हद तक जैसे कि पॉन्ड्स हैं हमने उनको साफ़ कर दिया है। अच्छा, वैसे मैं सोच रही थी नाज़िर, आपने कहा बदीन से हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारे इलाके हैं जो कि साहिल समंदर से करीब हैं या पानी के आसपास होंगे। सो अगर आप ये उनको भी बता दें कि किस तरह से करना है, तो फिर लामोहला वो भी इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी तरफ का पानी साफ़ रखने में, एयर पॉल्यूशन से बचेंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन से, ओवरऑल। सो हाउ मच डज़ इट कॉस्ट कि वो एक आम आदमी भी उसको अफोर्ड कर सके? देखिए, अगर आपको फार्मिंग आती है ना, तो आप डक फीड उठाएं तो वो उसमें बर्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो आप कम पैसों में भी उसको बहुत हद तक फैला सकते हैं। ऑल यू नीड इज स्किल, एंड मुझे लगता है कि सिंध में ये स्किल बहुत है। पर अब मसला ये है कि हमारे पास पानी का बहुत बड़ा इशू है। अगर हम अब से कैनाल बनने, आपने कहा कि पानी का सिंध में ही एक बड़ा इशू है, और पानी की कमी के मामले पर ही आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकली भी एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, बहुत का मसला बना हुआ है। ये तो ये भी इस तरह की भी स्टेटमेंट आ रहे हैं।
तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इसके थ्रू पानी की कमी भी यकीनी तौर पे दूर हो सकती है? जी बिल्कुल, क्योंकि पौधे जो हैं पानी को रिटेन करते हैं। पौधे जो हैं फ्लड्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप मैंग्रोव फॉरेस्ट देखें, अगर ये ना होते तो हमें किस हद तक हमारा जो सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो जाता। अगर पानी की किल्लत हुई तो आगे जाके ये हो सकता है। इसलिए मैं अभी इंडस पे बात करना चाहती हूँ कि अभी जैसे इंडस पे कहते हैं कि हम कैनाल बना लेंगे, तो मेरा ये कि आप 168 किलोमीटर का चोलिस्तान पे एक रोड मतलब आप कैनाल बना रहे हैं, कितने बिलियन रुपीस आप खर्च करें। अगर आप इसको छोड़ के आप वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें, देखिए डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची में 40% पानी जो है वो नलकों से नहीं आता। वो लोग भी टैंकर माफिया पे डिपेंडेंट है जो अंडर प्रिविलेज एरिया में राइश पजीर हैं। तो मैं ये चाह रही हूँ कि आप डेजर्ट को आबाद करने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें और पानी को जितना हद से हो सके बचाएं, क्योंकि लोअर रिपेरियन एरिया जैसे मैं बदीन से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहाँ पे हम हाईली डिपेंडेंट करते हैं सिंधु दरिया पे, जो अभी बहुत हद तक सूखा जा रहा है। तो पानी होगा तभी ही प्लांट्स होंगे और आबो हवा होगी और जानवर भी उसी पे ही डिपेंड करते हैं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, पानी को फिल्टर करने का भी इसके करीब करीब का ही ये प्रोजेक्ट है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। राइजो फिल्ट्रेशन का मकसद ये है कि आपने पानी को फिल्टर करना है और पौधे में ये सलाहियत है, क्योंकि जैसे कि वाटर लेटिस एक प्लांट है, उसकी जो रूट्स हैं वो बहुत लंबी होती हैं जो बहुत नीचे तक जा सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वेटलैंड के लिए आपको 6 मीटर की गहराई होनी चाहिए ताकि आराम से वो आपकी रूट्स तक पहुँच पाए और उस पानी को साफ कर सके। राइट। अभी आपने कहा कि जो कैनाल्स का मनसूबा है उसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, इसको छोड़ के हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, वो क्या मशवरा देंगे आप हुकूमत को, क्या होना चाहिए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो डैम है। हमारा बरसाती पानी आ रहा है कराची में, 48 ड्रेन स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं। हालांकि कराची में कोई रिवर नहीं बह रहा, हमें अल्लाह ताला कुदरती तौर पे एक पानी दे रहे हैं, पर उसमें हम सीवेज डंप कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक वेस्ट डंप कर रहे हैं, हम हैवी मेटल्स डंप कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी कि अगर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा दें, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। जैसे KMC का पहले एक लॉ होता था कि आप सॉलिड वेस्ट मटेरियल को ट्रीट करते थे, तो ये कर लें, इससे बहुत हद तक पानी साफ़ हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इस पर कॉस्ट तो नहीं आएगी? अगर आएगी तो वो कितनी ज़्यादा हो सकती है हुकूमत के लिए? उनके खर्चे के अंदर, जिसे कहते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही पाकिस्तान के अंदर और हमारे यही होता है कि भाई देखिए बजट से आउट हो रहा है ये प्रोजेक्ट, ये मनसूबा, तो उस हवाले से भी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, अभी पाकिस्तान को 1 बिलियन तक तो फंड मिल गया है ना क्लाइमेट को मिटिगेट करने के लिए, क्लाइमेट जस्टिस के लिए। तो मैं चाहती हूँ क्यों ना हम सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब से भी शुरू कर लें, जो इलाके बहुत हद तक बुरी तरह मुतासर। देखिए, अभी तो गर्मियाँ आने वाली हैं और सब कह रहे हैं कि बारिशें नहीं होंगी, तो जो पानी हमारे पास ऑलरेडी था वो तो हम कंटेमिनेट कर चुके हैं। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है पहले हम उसको ट्रीट कर लें, फिर हम नए मंसूबे बनाएं जिन पे हम बेहतर तरीके से अमल दरामद कर सकते हैं। आपने ये सारे जो मशवरे हैं आपने मेयर कराची से डिस्कस किए, जो आप अभी यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं, उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई है कि हाँ देखिए पॉलिसी मेकिंग जो है वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, बट मेरा डिपार्टमेंट बीइंग एक्टिविस्ट यही है कि मैं इस बारे में बात करूँ और मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट इस पर अमल करे। अगर ये मतलब सिंध गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट ये आपका शो देख रहे हैं तो मैं तो चाहूँगी कि आप ऐसी पॉलिसी मेकिंग करें कि आप हमें क्लाइमेट के एडवर्स इफेक्ट से बचा सके, जिसमें सबसे ख़तरनाक है वाटर स्कार्सिटी। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने जैसे अभी बताया कि बेसिकली तो जो इनका प्रोजेक्ट है वो वाटर को फिल्टर करने के नियरेस्ट है, लेकिन उसके अलावा आप ये देखें, इनको ये भी पता है कि सिंध में भी, पंजाब में भी कहाँ कहाँ पर कैनाल्स बन रही है, कहाँ कहाँ पानी की कमी दूर हो रही है, तो बलूचिस्तान के अंदर भी हमारे खुश्क साली का प्रॉब्लम रहता है। और बिल्कुल, और ये जो है ना, देखिए वक्त के साथ साथ ये चीज़ बढ़ती चली जाएगी, ये चीज़ कम नहीं होगी। तो अगर हमारी यूथ इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्लाइमेट एज ए क्लाइमेट एक्टिविस्ट काम कर रही है और इतने अच्छे मशवरे दे रही है तो मेरे ख्याल से सुननी चाहिए। और अगर इस वक्त कोई सुन रहा है हमें और इन्हें, तो प्लीज़ बहुत अच्छे मशवरे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों को हेल्प आउट कीजिए, इन लोगों के प्रोजेक्ट्स में बहुत हेल्प की ज़रूरत है। प्लीज़ अगर आप कुछ कहना चाहें और तो प्लीज़ मज़ीद ऐड ऑन कर दीजिए। मैं आई थिंक आई वुड डेफिनेटली वांट टू टॉक टू हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। अगर आप इस पे फर्दर काम कर सकें तो हम सबके लिए बहुत आसानी होगी, स्पेशली दोस्त जो अंडर प्रिविलेज एरिया हैं जिनको पानी खरीदना ना पड़े अगर खुदा ना खास्ता पानी की किल्लत आ जाती है। थैंक यू सो वेरी मच नाज़िश आबरो, यहाँ तशरीफ़ लाने का, इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का, और हम उम्मीद करते हैं, बल्कि यकीन करते हैं कि आपकी आवाज़ सुनी जाएगी और क्लाइमेट चेंज के ऊपर ज़रूर काम होगा। थैंक यू सो मच। तो भाई ये थी नाज़िश, जो बहुत ही अच्छा नहीं बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर सराहा गया है। एंड आई होप कि पाकिस्तान में भी उसकी इसी तरीके से कदर की जाए, उनको इसी तरह से सराहा जाए। अब वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। दुनिया बोल है में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब शुरू हो गया जनाब वेदर अपडेट्स। शहर कायद में मतला साफ है, जबकि मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों पर असरअंदाज हो रहा है। कराची की बात करें तो कराची में सुबह के वक्त कई इलाकों में धुंध का राज बरकरार रहा, जो कि सूरज निकलने के बाद अब कम हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अप्रैल के महीने में मजीद गर्मी बढ़ने का इम्कान मौजूद है, जबकि KPK के बालाई इलाकों में बर्फबारी और कुछ शहरों में बारिश का भी इम्कान है। अहम शहरों के दर्जे हरारत की बात करें तो आज हमारे शहर कराची में जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 22 और मैक्सिमम जाएगा 37 डिग्रीज तक, जबकि स्काई क्लियर रहेगा। लेकर चलते हैं आपको क्वेटा की जानिब। तो क्वेटा में बादलों के साथ साथ मिनिमम जो टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 11 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्रीज तक। उसके बाद बात करते हैं मुल्तान की। तो मुल्तान में आज जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 18 और मैक्सिमम जाएगा 33 डिग्रीज तक, और यहाँ पर भी स्काई क्लियर रहेगा। जबकि लाहौर में जो आज मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 17 और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 23 डिग्रीज तक, जबकि यहाँ पर पार्टली क्लाउडी रहने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार की बात करें यानी कि इस्लामाबाद की, तो वहाँ पर भी कुछ इलाकों में बादलों के साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड होगा वो होगा 14 और मैक्सिमम जाएगा 26 डिग्रीज तक। उसके बाद आपको लेकर चलते हैं पेशावर के जानिब। तो पेशावर में भी आज बादल हैं यानी कि बारिश का इम्कान है, और साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर होगा 15 और मैक्सिमम जाएगा 25 डिग्रीज तक। चलते हैं लेकर आपको फैसलाबाद। तो फैसलाबाद में आज गर्मी का जो है वो शदीद इम्कान है, इजाफा है मुमकिन गर्मी में, और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है मिनिमम वो है 17 और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 33 डिग्रीज तक। जबकि DI खान की बात करें तो DI खान में मिनिमम टेम्परेचर होगा 17 और मैक्सिमम जाएगा 31 डिग्रीज तक। जबकि गवादर में जो टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है मिनिमम वो होगा, आप देख सकते हैं 22 और मैक्सिमम जाएगा 33 डिग्रीज तक। मरी में जबकि आप देख सकते हैं कि बादल जो है वो नज़र आ रहे हैं, और बादलों के साथ साथ बारिश भी बरसेगी जनाब, और बारिश के साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर 11 और मैक्सिमम होगा 15 डिग्रीज तक। जबकि मुजफ्फराबाद में जो मिनिमम टेम्परेचर एक्सपेक्टेड है वो है 10 और मैक्सिमम जाएगा 18 डिग्रीज तक, और वहाँ पर भी बादल जो है वो खड़े हुए हैं और बारिश बरसने का इम्कान। उसके अलावा कलाम की बात करें तो वहाँ पर स्नो एक्सपेक्टेड है, यानी कि वहाँ पर स्नोफॉल हो सकती है, और मिनिमम टेम्परेचर -4 और मैक्सिमम -2। जबकि स्कर्दू में भी ऐसा ही कुछ है कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी के इम्कान जो हैं वो वाज़ेह हैं। मिनिमम टेम्परेचर -2 और मैक्सिमम जाएगा 6 डिग्रीज तक। तो ये थी मौजूदा मुल्क की सूरत हाल। हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर। लेकिन आपको लेकर चलते हैं जवाद की तरफ। जवाद, ओवर टू यू। बिल्कुल, ओवरऑल शहरों में क्या सूरत हाल रहेगी इस बारे में तो सोनिया आपने अपडेट कर ही दिया है। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। कराची की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर गर्मियों का आगाज़ हो गया है, अप्रैल के आगाज़ में ही गर्मी कितनी मज़ीद बढ़ेगी, कराची वालों को बारिश का बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार है, ज़रा बता दीजिए कैसा मौसम रहेगा कराची में। जी बहुत शुक्रिया। कराची की अगर आप बात करते हैं तो कराची ऑफ कोर्स अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है। अप्रैल कराची के लिए एक गर्म मौसम होता है, तो इस बात की तवक्को है कि कराची में आने वाले 2 से 4 रोज़ के दौरान जो टेम्परेचर है वो 36 से 38 की रेंज में रहने की तवक्को है। जबकि इस बात की तवक्को है कि आने वाले 2 दिन जो हैं वो कराची के लिए मज़ीद गर्म हो सकते हैं, जिसमें दर्जा हरारत 38 से 39 डिग्री तक भी जा सकता है। ताहम मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये कराची की क्लाइमेट है कि कराची में अगर 3 से 4 रोज़ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है तो उसके बाद 2 से 3 रोज़ का बीच में गैप आता है। उसकी वजह जो है वो समुद्री हवाएं हैं। ताहम अप्रैल का महीना कराची के लिए गर्म और खुश्क महीना होता है, तो लिहाजा कराची में फिल वक्त बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। कराची में तो बारिश के इम्कानात नहीं है, लेकिन ओवरऑल मुल्क में बताइएगा मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल रहेगी। खुश्क साली का ख़तरा था वो बरकरार है, तो मुस्तक़बिल में मज़ीद बारिशों की तवक्को हम कर सकते हैं? देखिए जी, मुल्क के बालाई इलाकों में जो है वो आइसोलेटेड प्लेसेस पे बारिश तो हो रही है, और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अप्रैल मई जून जो ये 3 महीने हैं, ये पाकिस्तान की जो ओवरऑल रेनफॉल है उसका सिर्फ 19% जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इन 3 महीनों की जो इब्तदाई तौर पे फोरकास्ट की गई है उसके मुताबिक मुल्क के अक्सर इलाकों में जो रेनफॉल है वो नॉर्मल रहेगी, यानी कि एवरेज के मुताबिक ही रहेगी। तहम मुल्क के जो इंतहाई शुमाल मगरबी इलाके हैं जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है या अपर केपी है, यहाँ पर मामूल से कम बारिश की तवक्को है। आने वाले दिनों में जो मुल्क के इंतहाई जो शुमाली इलाके हैं, जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा होगा। इसके साथ साथ जब सूरज वहाँ अपनी आबोताब के साथ चमकेगा तो जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो पहाड़ों पर बर्फ़ है, वो पिघलना शुरू होगी, और इस बात के भी इम्कानात हैं
और ख़तरात मौजूद हैं कि इस दौरान जो ग्लोफ इवेंट जिसको हम ग्लेशियर जो झीलें हैं उन फटना वो अमल भी हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल गर्मी आप कह रहे हैं कि ज़्यादा पड़ेगी जिसकी वजह से आप झीलें जो हैं वो फटेंगी, ग्लेशियर्स पिघलेंगे यकीनी तौर पर। तो अब हम इससे ये कह सकते हैं कि पंजाब और इंटीरियर सिंध में ख़ास तौर पर ये बताएगा और बलूचिस्तान में वहाँ पर बारिशों की कितनी तवक्को की जा रही है? देखिए जी, अभी पंजाब की या बलूचिस्तान की बात करें तो इस बात की तवक्को है कि 7 या 8 तारीख से एक और माइल्ड सा जो मगरिबी हवाओं का सिलसिला है वो मुल्क को मुतासिर करेगा, जिसमें शुमाली बलूचिस्तान है या वस्ती से बालाई पंजाब, केपी के जीबी के जो जनूबी इलाके हैं और पंजाब और के जो पहाड़ी इलाके हैं या खित्ता पोटोहार है, यहाँ पर कुछ बारिश हो सकती है। और इस बात की भी तवक्को है कि पोटोहार रीजन में चंद मकामात पर शदीद आंधी के साथ जो है वो हेल स्टॉर्म भी हो सकता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम, आप इतनी ज़बरदस्त डिटेल से आगाह करने के लिए। भाई अब तो एसीज़ ऑन हो जाएंगे, कराची वालों के लिए जो है वो गर्मी ही गर्मी है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अब कुछ बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस की। ईद के ख़त्म होते ही जनाब मुल्क के तमाम बड़े शहरों के अस्पताल जो हैं वो हाजमे और पेट के मुख्तलिफ अमराज की वजह से भर चुके हैं। लाइंस लगी हुई है पेशेंट की, स्पेशली एमरजेंसी सेक्शंस में अगर आप जाएं तो कोई सब जो है वो पेट लेके वहाँ पहुँचे हुए हैं अपना, क्योंकि ठंडे मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स और साथ में वो नहीं पकौड़े खाए, उसके बाद ड्रिंक्स पी ली, फिर कोई ठंडा शरबत पी लिया, उसके बाद चाय पी ली, तो ऑब्वियसली और फिर ईद आ गई, तो फिर उसके बाद पेट के साथ साथ गले भी ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम, और इनसे कैसे बचा जाए भाई? इस पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अमीर सोलंकी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर सोलंकी साहब स्टूडियो में हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत ज़्यादा सिर्फ शैतानी आज़ाद नहीं हुआ है, खाना भी खुल चुका है, खाना भी आज़ाद हो गया है। एक बेदरीग इस्तेमाल जो कर रहे हैं खाने का, जैसे सोनिया ने पॉइंट उठाया कि फ्राइड आइटम्स के बाद में हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पेट और स्टमक दोनों चीज़ें ख़राब हो रही हैं। क्या मशवरा देंगे इनसे बचा, ये सब खाने के बावजूद भी कैसे बच सकते हैं? जी जी बिल्कुल सही बात है। असल मसला ये है कि देखें ये पूरा महीना जो है रमज़ान का, इसमें ये इबादत का महीना होता है और इसमें रोज़ा ख़ुद भी एक इबादत ही है। इबादत का मतलब है हम कम खाएं, कम खाने से ही इबादत होती है बेसिकली। और ये समझो एक महीना प्यूरिफिकेशन का महीना है। तो मसला ये होता है कि जब हम वो प्यूरिफिकेशन करके और फिर एक 30 दिन, अभी ये तहकीक भी हुई है कि किसी भी चीज़ के लिए अगर आप 30 दिन के लिए कोई चीज़ अडॉप्ट करते हैं, सपोज़ करें 30 दिन हम रोज़े रखते हैं, तो रोज़े रखने से मैदा जो है वो एक उसमें एक आदत पड़ जाती है कम खाने की, और उसमें वो रेस्ट जो उसको मिलता है। तो हम जो फिर जैसे ही वो रोज़े ख़त्म होते हैं तो एकदम से वही आपकी बात के दस्तरखान खुल जाते हैं और पकवान बनने लगते हैं, स्पाइसी भी खा रहे हैं, स्पाइसी भी खा रहे हैं, और हर घर में जा रहे हैं तो हर घर में आपको खाना मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा खाना खा रहे हैं और मतलब वो थोड़ा थोड़ा अच्छा खासा हो जाता है। तो वो जो रेस्ट होता है उसको, तो तरीका ये होता है कि कोई भी चीज़ आप जब एडॉप्ट करते हैं तो उसको आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको उस तरीके से वापस लाएं। हम जब ये ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि मैं ख़ुद सर्जन हूँ, तो हमारे पास मैंने ये देखा है कि रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा मैदे के मरीज़ आते हैं और सबसे ज़्यादा आंतों के मरीज़ आते हैं, सबसे ज़्यादा अपेंडिक्स के मरीज़ आते हैं जिनको अपेंडिक्स होता है। उसका रीज़न सिर्फ यही होता है कि हम जो है ना बिल्कुल वही आपकी बात जैसे आपने कहा कि शैतान को तो खाना भी खुल जाता है और हम भी शैतान बन जाते हैं। डॉक्टर साहब कोई ना कोई तदबीर तो कोई ना कोई एहतियात तो ऐसी होगी ना कि जिससे बचा जा सके। मतलब आप क्या रिकमेंड करेंगे देखने वालों को? एक तो मैं तो सभी से कहती हूँ भाई अपना पेट समझ के खाएं, ये सबसे पहली बात। तो ये खाना आपको और भी मिलेगा, रमज़ान ख़त्म हो गए, रमज़ान में भी मिल ही रहा था, रमज़ान के बाद भी मिलता है माशाल्लाह। लेकिन क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर को हम अपनाएं कि इस तरह के फूड पॉइजनिंग से बचा जा सके? और सिर्फ फूड पॉइजनिंग ही नहीं, क्योंकि ठंडा गर्म इतना चल रहा होता है उससे गला भी आपका आ जाता है, जुकाम भी साथ में शुरू हो जाता है। तो क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर हम करें जो इन चीज़ों से बचा जा सके? इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। देखें, पहला मसला ये है, तो मसला तो ये है कि आप कोई भी चीज़ जो है ना, देखें असल चीज़ जो होती है, मैंने जैसे पहले ही बात की कि प्यूरिफिकेशन जो होती है ना,
वो बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। हम इवन पानी बॉयल करके पिएं। पानी हमारा जितना भी कराची में आ रहा है पीने का, आज पूरी दुनिया में जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, आप अगर जाएंगे वहाँ पे, मैं भी पूरी दुनिया घूमा हूँ, तो आप जाएंगे तो वहाँ पे अगर किसी होटल में रह रहे हैं, कहीं किसी घर में रह रहे हैं, या कहीं पे भी आप रह रहे हैं, तो जो टेप वाटर होता है ना वो इतना प्यूरिफाइड होता है कि वो आप पीते हैं। यहाँ पे तो मिनरल वाटर भी जो होता है वो भी कंटामिनेटेड होता है। और जो टेप वाटर है वो जिससे हम अपनी मस्जिदों में वज़ू करते हैं, मेरे ख्याल में वो भी इतना गंदा होता है कि वज़ू हमारा वो जो है ना मकरू ही हो जाता है, सही तरह वज़ू भी नहीं होता है। तो हमारे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, तो हमें हर चीज़ का ख्याल करना पड़ेगा। एक तो पानी, पहली चीज़ जो ये है कि पानी जो है ना उसको बॉयल करके पिएँ, क्योंकि हमारे यहाँ और कोई सोर्स नहीं है। कुछ लोग हैं 10% जो मिनरल वाटर अच्छा वाला पी सकते हैं, बाकी जो 90% लोग हैं उनको बॉयल करके पानी पीना चाहिए। पुराने ज़माने में हमारे लोग करते थे। ट्रेंड है फिल्टर को भी बॉयल करके पिए। फिल्टर वाटर को भी बॉयल करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी जरासीम हो, क्योंकि वो पेस्चराइजेशन का अमल नहीं होता है ना। ये तो आपने देखा होगा, ये जो फिल्टर वाटर के छोटे छोटे यूनिट शहरों में बन गए हैं और घरों में सप्लाई करते हैं, तो उसमें पेस्चराइजेशन नहीं होती है। पेस्चराइजेशन वो अमल होता है जिससे जरासीम मारे जाते हैं, तो वो तो होता ही नहीं है। हाँ, ये है कि वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके बोतलें थोड़ी महंगी भी हैं, तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसको गर्म करके पीना चाहिए। तो आपने बता दिया डॉक्टर साहब। दूसरा ये है कि फूड जितना भी आप खाते हैं उसमें सब्ज़ी हो, गोश्त हो या कोई भी चीज़ जब पकाते हैं उसको भी 3-4 मरतबा अच्छे पानी से और गर्म पानी से धोएं। अगर वो जो टेप वाटर आपका आ रहा है वो भी कंटामिनेटेड है, उससे धोएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, तो गर्म करके उसको धोएं, साफ़ करें, अच्छी सफाई जैसे हमारे तो ठीक है। डॉक्टर साहब आपने प्रिकॉशंस तो बता दिए हैं, आप कुछ क्योंकि लोग खा पी के बीमार तो हो चुके हैं, गले भी खराब है, स्टमक भी अपसेट है सबका, तो कुछ रेमेडीज भी बता दें। अब जो हो गया है वो उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? जी जी बिल्कुल। देखें, अब जब कोई भी आदमी बीमार हो जाता है उसके लिए तो यही होता है, सपोज करें किसी को अपेंडिक्स हो गया तो उसका तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होगा। जी, मैं नॉर्मल इन्फेक्शन डिजीज जैसे अब गले का ठंडा गर्म खाने से गला ख़राब हो गया या फिर स्टमक के इश्यूज आ रहे हैं, जी जी, नॉर्मली स्टमक में पेन हो रहा है, गैस ट्रबल हो गया, उसके लिए आप रेमेडीज कुछ उसमें देखें आप, मैं सारे अवाम को ये कहता हूँ कि जब भी आप सब आदत डाल दें कि सुबह को जब हम उठते हैं शुरू में ही, तो पहले तो अपने हमारा, क्योंकि ये ओरल कैविटी जो है ना यहीं से सब कुछ शुरू होता है, तो हम पहले तो इसको साफ़ करें सही तरीके से, और सुबह को पहले 3 या 2 नीम गर्म पानी के गिलासेस जो हैं वो आप पिएं। उससे भी आपका पूरा ओरल कैविटी साफ़ हो जाती है, उससे जरासीम भी मर जाते हैं और काफ़ी चीज़ें उसमें से वाश हो जाती हैं। ठीक है, इस तरह ये एक अमल तो ये है। दूसरा ये है कि आप कितनी ये जो गार्गिल्स वगैरह हैं वो करें, और अब तो ये जो हमारे, मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि हमारे पानी जो है उसको हमें जो है ना अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। मेन चीज़ हमारे यहाँ जो जिससे डिजीज़ होती हैं वो तकरीबन 60-70% जो डिजीज़ हो रही हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। उस वाटर बॉर्न डिजीज़ को रोकने के लिए बेहतर तरीका तो यही है कि हम पानी को, बस अगर पानी को प्यूरीफाई करने में कामयाब हो जाएं और उसको गर्म करके पिएं तो वो बड़ी रेमेडी है, सबसे बड़ी रेमेडी है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो ये है कि आप सफाई सुथराई रखें हर चीज़ में, अपने साथ अपने, अगर आपको ज़ुकाम वगैरह है तो टॉवल टिशू वगैरह रखें, क्योंकि वो अगर आप छीके वीके मारेंगे तो दूसरों को भी स्प्रेड होगी। बिल्कुल ठीक है। आपका तो बेसिकली फोकस यही रहा है कि अगर आप किसी भी स्पेशली गले के अमराज हो या स्टमक के अमराज हो उनसे बचने के लिए सफाई का पानी है उसको बॉईल करें, और इसके अलावा सफाई का सब्जी भी पका रहे हैं, कुछ कोई भी चीज़ पका रहे हैं उसको गर्म पानी से धोएं, और सफाई निस्फ ईमान भी है हमारे मज़हब का, तो इससे हम बहुत सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं अगर इसको फॉलो करें। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब तशरीफ लाने के लिए, बताने के लिए। भाई अपना जो है ना ये पेट का बहुत ख्याल रखें ख़ास तौर पर, और ये ईद तो है ना, तो ईद आती रहती है माशाल्लाह, खाने को भी मिलता रहता है, अपना पेट समझ के खाएँ। और इसी बात पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक जनाब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस में जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करने के बाद अपने खिताब में उनका कहना था कि जवाबी टैरिफ का नफाज अमरीका के लिए अच्छा होगा। टैरिफ से हासिल रकम अपने कर्जों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो इजाफी टैरिफ आयद करने से मजबूत मुसाबिकत और अशिया की कीमतें कम होंगी। इस रकम को अपने टैक्सों को कम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 34, पाकिस्तान पर 29, भारत पर 26, यूरोपीय यूनियन पर 20 और सिंगापुर पर 10% टैरिफ लगा दिया है। नए टैरिफ के निफाज से पाकिस्तान को कितना असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और एक्सपोर्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार बेग साहब शो में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आप क्या समझते हैं जो टैरिफ लगाया गया है ट्रंप की जानिब से, उस पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं, पाकिस्तान पर इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, ये रेसिप्रोकल टैरिफ कहलाता है। उन्होंने वो ममालिक जिन्होंने अमेरिकन मसनूआत पे टैरिफ लगाया हुआ था और वो समझते थे अमेरिकन के ये ज़्यादा है, उन ममालिक के ऊपर रेसिप्रोकल, जिसको जवाबी टैरिफ कहते हैं, लगाए हैं। उसमें पाकिस्तान के ऊपर 29% है। हम अमेरिकन चीज़ें जो इंपोर्ट करते हैं उस पर 58% टैरिफ लेते हैं। इंडिया पे 26 लगा है, बांग्लादेश पे 37 है, जापान पे जहाँ से मेन गाड़ियाँ आती थी 24% है, बट गाड़ियों पे 25% कर दिया गया है। यूरोपियन यूनियन 30%, वियतनाम पे 46% बढ़ा दिया गया है और मिनिमम बेस लाइन जो 10% रखी, चाइना पे 34%। अब सवाल ये है कि ये टैरिफ जब बढ़ेगा और इम्पोर्ट आपको महंगी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा, तो वहाँ पे रिटेलर भी उसको महंगा बेचेगा। जब वो महंगी चीज़ें बिकेंगी तो दो चीज़ें उनसे होंगी। एक तो परचेजिंग पावर कम होगी जो आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी, और दूसरी महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो अफराते ज़र में जंप आएगा। अब ये जो चीज़ें कल की उससे ट्रंप ने इसको कहा लिबरेशन डे, जबकि पूरी दुनिया ने इसको कहा है ग्लोबल ट्रेड वार शुरू हो गई है। दुनिया में तिजारत की ग्लोबल वार शुरू हो गई है। जब आप पे ड्यूटियां लगती हैं तो फिर आप बिल्कुल मिर्जा साहब आपकी बात से निकालूंगी। आपने बिल्कुल सही कहा। इनके इस ऐलान को आलमी मईशत का एटमी हमला करार दिया गया है। क्योंकि ये जो टैरिफ होते हैं ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। अमेरिका ने हमें रायती टैरिफ भी दी हुई थी GSP प्लस से। टेक्सटाइल नहीं शामिल किया था उन्होंने, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने जीरो रेटेड और बहुत सारे सैकड़ों आइटम पे था। अब ये देखना है कि क्या वो खत्म हो गई सहूलत या वो अपनी जगह बाकी है। और वो ममालिक जिनके साथ अमेरिका का FTA था, जैसे मोरक्को है, तो लोग मोरक्को भेजते थे, वहाँ पे स्टिचिंग होती थी और अमेरिका जाता था बगैर ड्यूटी FTA के तहत। क्या वो स्टेटस रखा है या खत्म कर दिया, ये सब सवाल है। लेकिन मैं एक ज्यादा अहम चीज की तरफ आपकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा सोनिया। जी। पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ट्रेड $7.3 बिलियन है, जिसमें अमेरिका से एक्सपोर्ट 2.1 बिलियन है और पाकिस्तान से अमेरिकन एक्सपोर्ट 5.1 बिलियन। इस तरह से इसको मिला के 7.3 बिलियन। तो हमारा ट्रेड सरप्लस अमेरिका से ज्यादा है, तो हमें ये टैरिफ ज्यादा हिट करेगा। हम अमेरिका से इंपोर्ट ज्यादा नहीं कर रहे, बल्कि अमेरिका ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लिहाजा हमें उसको संभाल के रखना है कि 5.1 बिलियन जो है वो गिरे नहीं। अच्छा, अब सवाल ये है कि इसमें मेन आइटम कौन से हमारे अमेरिका से जो हमारी एक्सपोर्ट हम पाकिस्तान से कर रहे हैं, उसमें 80% के करीब टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल में होजरी है, डेनिम है, ये होम टेक्सटाइल है, टॉवल्स की बहुत बड़ी मार्केट वॉलमार्ट की पाकिस्तान से जाती है। अब इन लोगों को भी ये चीजें महंगी पड़ेंगी, तो क्या वो दूसरी मार्केटों में जाएंगे और दूसरे सप्लायर देखेंगे। इसी तरह हमें भी ये देखना है कि क्या हमारे मुकाबलती हरीफ जो बांग्लादेश है, जो वियतनाम है, जो चाइना है, उन पर टैरिफ हमसे ज्यादा लगा है तो हमें खुश होना चाहिए। फिर हम उस मार्केट में स्लिप इन भी हो सकते हैं। हाँ, अब इसको तज्जिया कर लेते हैं। बांग्लादेश पर टैरिफ 37% लगा है, हमें 29 लगा है। तो हम बांग्लादेश के जो बायर हैं उनको सस्ता पड़ेंगे। इसी तरह चाइना
के जो बायर हैं उन पे 34%। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं इसका पॉजिटिव फायदा भी हम उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ आपको। दूसरी चीज ये है कि आज वजीर आजम साहब 336 बिजनेसमैनों से मिल रहे हैं जी, और यहाँ इस्लामाबाद में, और टैरिफ कम कर रहे हैं बिजली का। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से मेरे ख्याल से 7 रुपए फी यूनिट है, हमारी डिमांड है तकरीबन 10 रुपए फी जी। अगर ये 10 रुपए फी यूनिट हो जाता है, जो 8 सेंट्स या 9 सेंट्स पड़ेगा, जो हमारे मुकाबलती हरीफों का है, बांग्लादेश का है, वियतनाम का है, चाइना का है, इंडिया का है, तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना बड़ी आसान हो जाए। यानी कि बिल्कुल, अगर प्राइम मिनिस्टर अनाउंसमेंट कर देते हैं बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से भी। अच्छा, इसके अलावा भी जैसे आपने बताया कि बांग्लादेश हो गया, चाइना जैसा कंट्री भी है, चाइना को भी 34% टैरिफ लगा है, इन ममालिक के बायर्स को भी हम हिट कर सकते हैं, हम कैप्चर कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा मौका भी है पाकिस्तान के लिए। वही मैंने आपको कहा कि इसको इस एंगल से देखें, जब क्राइसिस आते हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी निकलती हैं। राइट, हमें मातम हाय परेशानी करें सब, लेकिन साथ साथ वो ममालिक जिनका टैरिफ हमसे कहीं ज़्यादा बढ़ाया गया है, उनके बायर्स को भी हम अप्रोच करके, क्योंकि वो हमसे मंगाएंगे तो उन्हें कम टैरिफ पे इम्पोर्ट करें, उसके लिए हमें कम्पिटिटिव प्राइस मज़ीद करें। बिजली के कम होने से कीमतें मज़ीद कम हो सकती हैं अगर हम कम्पिटिटिवनेस लेके चलते हैं तो इसमें ये भी देखना है हमें उसमें उन ममालिक में जिन पे टैरिफ हमसे बहुत ज़्यादा लगाया है और उस इत्तेफाक से वो हमारे अमेरिकन मार्केट में मुकाबलती हरीफ हैं, कम्पिटिटिव बायर्स हैं, उसमें चाइना, वियतनाम, इंडिया एंड बांग्लादेश वाज गिविंग अस अ टफ टाइम, तो उनके टैरिफ तो हमसे बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसमें परेशान तो हैं हम, अभी एकदम से तो हमारे बायर वहाँ पे नए ऑर्डर रोकेंगे, कॉस्टिंग करेंगे, फिर देखेंगे अब नई टैरिफ से उन्हें कितना पड़ रहा है, क्या वो हमसे लेना अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऐसी ही एक्सरसाइज तमाम ममालिक के साथ होगी, फिर ऑल्टरनेटिव मार्केट में हो जाएंगे, हमें भी ऑल्टरनेटिव बायर में घुसना पड़ेगा, जो मैंने आपको मिसाल दी। जी। तो इस तरह से हमें इसको लेके चलना पड़ेगा। अच्छा मिर्जा साहब, इतने ज़्यादा टैरिफ लगाने से आप समझते हैं अमेरिकन इकोनॉमी पर भी, एक्सपोर्ट पर भी कोई फ़र्क पड़ेगा? इसका नज़रसानी करेंगे एक्सपोर्टर्स इस पर? देखिए, इसमें ग्लोबल जीडीपी क्रैश होगी, लेकिन अमेरिका को आज जो बयान आया है उससे स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका का ऊपर गया, और वो इसलिए गया है कि ज़्यादा टैरिफ से ज़्यादा रेवेन्यू मिलेंगे अमेरिका को। जी। लेकिन यूरोप की मार्केट क्रैश हुई, क्योंकि अब यूरोप की एक्सपोर्ट का अमेरिकन मार्केट में जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और कितना मुश्किल होगा, कितना कम होगा, सोनिया वो एक आने वाले वक्त डिटरमिन करेगा। लिहाजा इस चीज को आप सिर्फ इस चीज पे ना देखें हमारा टैरिफ 29% कर दिया है, प्लीज इसमें ये देखें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, और कौन से हमसे ज्यादा मारे गए हैं, और क्या हम सिमिलर प्रोडक्ट जो दे रहे थे हम दे सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर। हमारे जीएसपी प्लस के जो आइटम है क्या वो इंटैक्ट है, उनके ऊपर तो छुरी नहीं चली है। जो ड्यूटी फ्री टैरिफ हमको अलाउ किया हुआ था कि स्पेशल कंसिडरेशंस में, वो ममालिक जिनको एफटीए के तहत जीरो रेटेड बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़ी खूबसूरत मिर्जा इख्तियार बेग साहब कथा कलामी की माजरत चाहेंगे, शो में वक्त हमारे पास कम है। मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने कहा कि जब क्राइसिस आता है तो अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलती हैं, हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और फ़ायदा उठा लिया तो उसका मतलब जो मुल्क जो है तरक्की राह पे गामज़न हो गया। चलें, अच्छी बात है। आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो गुड न्यूज़ सुनाएंगे, तो हम भी मुंतज़र हैं कि क्या क्या गुड न्यूज़ जो है वो आती हैं और पाकिस्तान के हक़ में क्या क्या चीज़ें बेहतर होती हैं। वक्त जो है वो प्रोग्राम का ख़त्म हो गया है, मुझे और जवाद को दीजिए इजाज़त। कल हम फिर हाजिर होंगे, अपना बहुत रखना है आपको ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।